हे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ना है और जो भी गलत स्टेटमेंट रहेंगे ना उन्हें आपको सही करके लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला वाला स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइनिंग जो है ना ये एक टाइप का लैंड यूज नहीं है। तो यहाँ पे तो इन्होंने गलत बात बोल दी है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देखो, जो मिनरल रिच लैंड होते हैं ना वो उनका यूज किया जाता है फॉर माइनिंग, राइट। और ये एक प्रकार का लैंड यूज है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहां पर फैक्ट्रीज होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट में क्या होगा भाई, गलत हो जाएगा। वहां पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, शॉप्स वगैरह होते हैं, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस ऑफ मेनी एस्टेब्लिशमेंट्स आर लोकेटेड इन CBD। CBD यानी क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, राइट। देखो आपको बताऊं कि ये लेसन के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो क्वेश्चन आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जिन्होंने भी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जो आपका क्लास 8 है, इसका ज्योग्राफी का हर एक लेसन को पूरा डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड है। तो जाओ जाकर के पढ़ाई करो आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए सी देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि लार्जेस्ट एरिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया यूज किया जाता है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्बन एरियाज में हम देखते हैं ना पॉपुलेशन ज्यादा होता है। अब पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहां पे जो लैंड है उसका यूज किया जाएगा फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, क्योंकि जब लोग हैं तो रहेंगे ना, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो विलेज अटेंडमेंट है वो क्या करते हैं, 7/12 7/12 एक्सट्रैक्ट को इशू करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, गलत है, ये लोग इशू नहीं करते। तो फिर कौन इशू करता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, द तलाठी इन द पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट इशूज द 7/12 एक्सटेट। 7/12 एक्सटेट कौन इशू करता है? तो तलाठी इन द पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि रूरल एरियाज में क्या होता है कि रेसिडेंशियल एरियाज ऑक्यूपाई लार्ज ट्रैक्ट्स। क्या ये बात सही है कि रूरल एरियाज में क्या होता है, रेसिडेंशियल मतलब जैसे कि जो भूमि होती है उसका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी भैया गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा देखिएगा, इन रूरल एरियाज रेसिडेंशियल एरियाज ऑक्यूपाई स्मॉल ट्रैक्ट। मतलब जो रेसिडेंशियल एरियाज है ना वो ज्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे ही होते हैं, छोटा सा इलाका ही होता है। तो स्मॉल ट्रैक होता है ना कि लार्ज ट्रैक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं F। इसमें क्या लिखा है कि ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट 7 है ना, जैसे 7/12 जो है, एक्सट्रैक्ट एक तो 7 होता है, दूसरा आपका 12 होता है। तो ये जो 7 है इंडिकेट्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। क्या ये राइट्स को इंडिकेट करता है, मतलब अधिकार जो है क्या उनको वो बताता है? तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर वो किसको बताता है? राइट्स तो बताता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो ओनरशिप भी बताता है। यानी ये जब एक्सटेट 7 आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भूमि जो है वो किसके नाम से है, किसकी है, कौन इसका मालिक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, है ना। तो ये सब कुछ हमें मिल जाता है इसकी मदद से। अब ये जो आपका 12 है ये क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन ओनरशिप। क्या ये चेंज इन ओनरशिप को बताता है? नहीं भाई, वो नहीं बताता। तो फिर क्या बताता है? मैंने आपको बताया था ना कि 7 तो हमारा ओनरशिप को बताता है, 12 हमें क्या बताता है, वो जो हमारा फील्ड है, यानी जो भी हमारे पास खेत है उसके बारे में बताता है कि यहाँ पे फसल कौन सी उगाई जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें, राइट। तो देख लीजिएगा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि एक्सट्रैक्ट 12 इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंड एज एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर मोर कॉमन इन रूरल एरियाज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखना है जियोग्राफिकल रीजंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि लैंड यूज फॉर पब्लिक फैसिलिटी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द अर्बन एरियाज। यानी कि पब्लिक फैसिलिटी के लिए लैंड का यूज करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्बन एरियाज में। अब इसके पीछे का कारण बताइए, ज्योग्राफिकल रीजन बताना है। तो आओ जरा हम इसका आंसर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इन अर्बन एरियाज द लोकल गवर्निंग बॉडीज इन ऑर्डर टू मीट द वेरियस नीड्स ऑफ द पीपल यूज सम एरियाज ऑफ द अवेलेबल लैंड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, पुलिस ग्राउंड, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर देखो शहरों में तो ऐसे ही किया जाता है,
पहले आप ये फर्स्ट पॉइंट देख लो। देखो जैसे जो लोकल गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम देखते हैं ना अस्पताल होते हैं शहरों के अंदर, पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, ये सब कुछ क्यों बनाए जाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, है ना। अगर कोई बीमार होता है वो तुरंत हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा ले, है ना। पोस्ट ऑफिस भी ये काफी यूजफुल होता है, किसी को कुछ भेजना रहता है, राइट, तो वहां पे ये हेल्प हमारी करता है। फिर पुलिस स्टेशन भी होते हैं, क्योंकि अब अगर सब लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो उसको सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशन भी बनाए जाते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लैंड का यूज किया जाता है ना। चलो सेकेंड पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये सर्विसेज क्या करती हैं, तो जो टेंशन होता है ना, मतलब देखो अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप सोचिए ना, जो लोगों की नीड्स हैं वो भी तो बढ़ेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, राइट। तो ये क्या करता है, जब हम ये सारी फैसिलिटीज देते हैं तो ये जो टेंशन है यानी जो तनाव है ना उसको कम करता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर टेंशन भी क्रिएट होता है, तनाव भी क्रिएट होता है। आप सोचिए ना, आपके पास मान लीजिए क्या है, एक अस्पताल है, ठीक है, एक अस्पताल है और यहाँ पे इलाज कराने वाले 1 लाख लोग हैं, तो बताओ ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक ही है ना। अब अगर हमें 1 लाख लोगों का इलाज करवाना है तो यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो जब हम और भी हॉस्पिटल्स बना देंगे तो लोगों को फैसिलिटी अच्छी और टाइम टू टाइम मिलने लगेगी, तो वही बात हो जाती है। तो इसीलिए देयरफॉर लैंड यूज फॉर पब्लिक फैसिलिटीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अर्बन एरियाज। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, पहले स्टेटमेंट का हमने आंसर लिख दिया है, आप देख लो एक बार। वैसे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल SK क्लास नाम से जो है आप उसको जुड़ जाना, मतलब उसको ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बी देखेंगे। अरे बड़े हो जाओ, आओ। ए तो हमने देख लिया, चलो हाँ बी का आंसर थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा होगा, पर आओ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा ध्यान से। देखिए, the record of the ownership of non agricultural land is the same as that of the agricultural land। यानी कि यहाँ पर बोला है जैसे एक तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होता है, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड होता है, ठीक है। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है और जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इनका जो ओनरशिप का रिकॉर्डिंग है ना, क्या वो सेम तरीके से होता है, मतलब दोनों का सेम होता है क्या। तो आइए जरा इसके पीछे का हम कारण समझते हैं, यानी इसका ज्योग्राफिकल रीजन हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए सुनते रहिए आप लोग ध्यान से। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है कि द ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर्टी कार्ड। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होता है ना, इसको रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर्टी कार्ड में। और प्रॉपर्टी कार्ड में देखिएगा वो बहुत सारी डिटेल्स मतलब प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी कार्ड, उसको आप देखोगे तो आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना भरते हैं, और एरिया ऑफ प्रॉपर्टी का एरिया क्या है, एंड राइट टू एसेस, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलता है। और ये जो आपका 7/12 एक्सट्रैक्ट है ना, ये किस में हेल्प करता है, तो ये इसमें मतलब इसको समझने के लिए हेल्प करता है, यानी उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो खेत है ना, एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसका ओनर कौन है। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हम 7/12 एक्सट्रैक्ट बनवाते हैं और नॉन एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर्टी कार्ड पे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। ये देखिएगा ये जो 7/12 है ये मतलब बहुत सारी चीजों को ये रिकॉर्ड करता है, जैसे कि ओनरशिप राइट्स ऑफ द फैमिली, स्टेटस ऑफ डेट्स, मतलब इसके ये जो भूमि है इसके ऊपर कहीं लोन तो नहीं है, कहीं कर्जा तो नहीं है, ये सब कुछ भी उसमें लिखा रहता है। और कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, यानी किससे खरीदा गया है वो भी वहां पे रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी रहती है। और इसके अलावा डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में भी वहां पर बताया हुआ रहता है 7/12 एक्सट्रैक्ट के अंदर, राइट। तो सुनिएगा, बोथ प्रॉपर्टी कार्ड और ये जो 7/12 एक्सट्रैक्ट है ये क्या है, 2 डिफरेंट वेज है लैंड का जो रजिस्ट्रेशन है उसको दिखाने के लिए और उसके इंफॉर्मेशन और उसके ओनर्स के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर द रिकॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एंड इज द सेम एज दैट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, आप समझिएगा सिमिलर होते हैं। बस बात यह है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड में और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 7/12 एक्सट्रैक्ट में। बस यही डिफरेंस है, बाकी जमीन के बारे में दोनों जानकारी देती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा बी। अब हम बात करेंगे सी की। इसमें क्या लिखा है कि अ रीजन कैन बी क्लासिफाइड एज डेवलप्ड और डेवलपिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज। यानी कि लैंड यूज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रीजन है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग, मतलब डेवलप है या फिर डेवलपिंग, ठीक है। तो अब इसके पीछे का कारण बताइए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखेंगे हम लोग।
सो योर फर्स्ट पॉइंट इज कि लैंड यूज रेफर्स टू द वे और पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज्ड, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब लैंड यूज क्या होता है कि हम उस लैंड का किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि रूरल एरियाज में क्या होता है कि एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन होता है। मतलब लोगों का मेन, अगर आप गांव साइड में जाकर के देखोगे ना, तो लोगों का मेन जो काम है ना वो एग्रीकल्चर ही होता है, खेती होता है। गांव में आपको ज्यादातर किसान ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज है ना वो कॉमन होती है रूरल एरियाज में। मोर ओवर रूरल लैंड इज यूज इंक्लूड फॉरेस्ट लैंड एंड ग्रास लैंड। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में तो रूरल लैंड का यूज किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा उसका और भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट के लिए या फिर ग्रास लैंड के लिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है अर्बन एरियाज के बारे में समझिएगा कि लैंड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द पीपल। जैसे कि यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, मोनो रेल चलाते हैं, है ना, मेट्रो, तो मोनो रेल उसकी पटरी वगैरह बनानी पड़ेंगी तभी तो चल पाएंगी ना। और ये सब कहाँ पे बनेगा, जमीन पे ही बनेगा। सो फोर्थ पॉइंट देखिएगा कि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैसिलिटीज द डेवलप्ड रीजन अंडर अर्बन लैंड यूज जनरेट्स मोर इनकम कंपेयर टू द रूरल लैंड यूज। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए लैंड का अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है ना। रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, स्टेशन बनाए जाते हैं, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अर्बन लैंड है ना वो ज्यादा इनकम क्या करते हैं, गेन करते हैं एज कंपेयर टू द रूरल लैंड, राइट। तो यहाँ पर वही बातें दी गई हैं। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि रीजन कैन बी क्लासिफाइड एज डेवलप और डेवलपिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज। यानी लैंड यूज के बेसिस पे हम एरियाज को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। जैसे अर्बन एरियाज है ना, वहां पे जो लैंड का यूज है उसके कारण क्या होता है, उसका जो इनकम है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना। तो इस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का सी का आंसर, आप देख लो अच्छे से। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट आंसर्स, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है हर एक क्वेश्चन का। तो ए यहाँ पर क्या है कि व्हाई इज द एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट इन रूरल लैंड यूज, मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है इन रूरल लैंड यूज। तो आइए जरा इसका हम आंसर देखते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, बिकॉज पहला एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल सेटलमेंट्स, है ना। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये एक्टिविटीज होती हैं वो रूरल सेटलमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दीज एक्टिविटीज आर कॉमन इन रूरल एरियाज एंड इन्फ्लुएंस द रूरल सेटलमेंट। मतलब ये वाली जो एक्टिविटीज हैं वो रूरल एरियाज में कॉमन होती हैं और ये इन्फ्लुएंस करती हैं रूरल सेटलमेंट को। थर्ड पॉइंट क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एंड रेसिडेंशियल एरियाज इज लेस। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ, आपने देखा होगा कि जो लैंड है ना वो काफी ये ज्यादा होता है और जो रेसिडेंशियल एरियाज है ना वो कम होते हैं। यानी आप देखिएगा गांव में जब आप जाएंगे ना, जैसे शहर में हम क्या देखते हैं कि पास पास में घर होते हैं, आपको एक आध ही ऐसा प्लेस जो है वो खाली मिलेगा। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे ना, आपको ज्यादातर, आप नोटिस करना, ठीक है, वहां पे ज्यादातर आपको खेत ही देखने मिलेंगे और घर तो एक आध ही मिलेंगे, है ना। तो यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंड की अवेलेबिलिटी है भाई वो ज्यादा होती है, रेसिडेंशियल एरियाज क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर ओनली पॉसिबल इफ लोकेटेड नियर फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल फील्ड्स। यानी कि ये जो एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो कब पॉसिबल हो पाएंगी, जब वो लोकेटेड होंगी फॉरेस्ट या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड के आसपास में। तो ये है भाई इसका आंसर, देख लीजिएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वो रूरल लैंड यूज में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बी की, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज। यानी कि आपको ये बताना है कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लैंड यूज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आज जरा हम देखते हैं लैंड यूज क्या होता है। यहाँ पे जरा समझ लो पहले, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में। लैंड यूज क्या होता है, हम जानते हैं कि हम किस पर्पज के लिए लैंड का यूज कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल हो, हम किस लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा लैंड यूज कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है ऐसे जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल लैंड यूज आर कंपेरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन लैंड यूज। मतलब दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्बन का और रूरल का भी। तो आइए हम देखते हैं।
दिस फैक्टर्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, देखो जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, टाइप ऑफ स्लोप हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर है कि अर्बन लैंड यूज। अब इसको कौन कौन से मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो लोकेशन एंड साइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड लास्ट वन है प्ले ग्राउंड्स एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। ओके, तो ये है बच्चे लोग आप लोगों का आंसर। देखिए यहाँ पर पीडीएफ तो दे ही दूंगी, आप देख लेना उसमें, बाकी यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज भी यहाँ पे छूट गया, लो इधर आ गया है। चलो अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन लैंड यूजेस। चलिए देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रूरल लैंड यूज की, एंड यहाँ पे अर्बन। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। आओ बच्चों देखते हैं। देखिए, एज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज, एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर कॉमन हियर। यानी कि देखो क्या होता है रूरल एरियाज में, यहाँ पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, राइट। तो वहाँ पे जो एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज है ना वो वहाँ पे कॉमन होती है, मतलब ये एक्टिविटी ज्यादातर हमें रूरल एरियाज में देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से ये रूरल लैंड यूज का मतलब रूरल लैंड का यूज किया जाता है। फिर अगर मैं यहाँ पे अर्बन की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। तो उस प्रकार से वो लैंड का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, राइट। ट्रांसपोर्ट डिपोट्स होते हैं, जैसे बस स्टेशन, बस डिपो होता है, राइट। फिर व्हीकल रिपेयर सेंटर्स होते हैं, है ना। तो ये सभी यहाँ पे लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, कहाँ पर, शहर वाले एरिया में, यानी कि अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो अर्बन लैंड यूज इस प्रकार से होता है और रूरल ऐसे किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा अरेबल लैंड, यानी अरेबल लैंड मतलब आप समझते हो जो खेती लायक भूमि होगी, ठीक है। फिर फैलो लैंड, फैलो यानी क्या होता है, पूरा का पूरा खाली। फॉरेस्ट लैंड एंड ग्रास लैंड और पास्चर लैंड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रूरल लैंड यूज। यानी रूरल लैंड यूज में ये सब कुछ आ जाता है, हमने पढ़ा भी था। अरेबल, फैलो लैंड, है ना, एक प्रति भूमि होती है जो किसान लोग छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए ताकि वो वापस से उपजाऊ हो जाए, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड एंड ग्रास लैंड, पास्चर लैंड, राइट। फिर यहाँ पे देखिएगा कमर्शियल लैंड यूज, रेसिडेंशियल लैंड यूज। यहाँ पे देखो एक एक करके, कमर्शियल लैंड यूज, कमर्शियल पर्पज के लिए लैंड का यूज किया जाता है, रहने के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लैंड यूज, पब्लिक यूटिलिटी एरिया, है ना। रिक्रिएशनल लैंड यूज, रिक्रिएशनल का मतलब आप समझते हो ना, मनोरंजन के, ठीक है। कहीं पे सिनेमा घर बना दिए जाते हैं, थिएटर्स बना दिए जाते हैं, तो वो सब कुछ, स्विमिंग पूल्स वगैरह, है ना। एंड मिक्स लैंड यूज आर द टाइप्स ऑफ अर्बन लैंड यूज। तो ये सभी अर्बन लैंड यूज के टाइप्स हैं। अब यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग, क्लाइमेट, सॉइल, टाइप्स ऑफ स्लोप, इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल लैंड यूज। यानी कि ये सब सारे फैक्टर्स है ना वो क्या करते हैं, रूरल लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये ऊपर भी देखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, वरना आप सोचो कहाँ से बता रही है। देखो ये जो हमने देखा ना, ये रूरल लैंड यूज को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप ना, लिख लेना रूरल लैंड यूज। और ये वाला तो अर्बन था, है ना, हमने देखा ही था, तो इसको प्लीज यहाँ पे रूरल कर लेना, ठीक है। देखो जैसे अर्बन लैंड यूज, रूरल लैंड यूज। चलो तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। आप देखो इधर हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन लैंड यूज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है 7/12 एक्सट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी कार्ड। अच्छा, 7/12 एक्सट्रैक्ट और प्रॉपर्टी कार्ड दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले बात करेंगे 7/12 एक्सट्रैक्ट की। तो इट इज रिकॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड केप्ट बाय द पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना। ये पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जाता है, इशू किया जाता है। प्रॉपर्टी कार्ड देखिएगा इसमें भी होता है, लेकिन देखो इसमें ना एग्रीकल्चरल लैंड का डिटेल होता है और इसमें नॉन एग्रीकल्चर लैंड का डिटेल होता है, ये आप समझिएगा, ठीक है। और ओनरशिप वगैरह उसमें बताई रहती है। फिर ये क्या करता है, ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है, तो ओनरशिप राइट्स ऑफ द फैमिली, स्टेटस ऑफ डेट्स एंड लोन्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है। और ये देखिएगा इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स लाइक जैसे कि सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, एसेस एंड राइट टू एसेस एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट है कि जो 7/12 एक्सट्रैक्ट है ना, ये हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, वहां से हम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब
तलाठी ऑफिस से, जो भी गांव का तलाठी ऑफिस रहेगा वहां से हम ले सकते हैं। जबकि अगर प्रॉपर्टी कार्ड की बात करूँ तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो द प्रॉपर्टी कार्ड शोइंग ओनरशिप राइट्स एंड द एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, दैट इज इट इज अवेलेबल विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां से जाकर के आप ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, आप देख लीजिएगा, 3 ही पॉइंट्स हैं। ठीक, तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है लैंड यूज ये होता है समाप्त। देख लीजिए हमने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं से कुछ भी डाउट है तो यस कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी आपके और भी जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीटेड है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज को देखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।